संक्षेपण करने की विधि या टेक्निक। संक्षेपण करना भी एक कला है। संक्षेपण करते समय इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से संक्षेपण कार्य सरल और सुंदर हो जाता है। पहला, ध्यानपूर्वक पाठन। जिस मूल सामग्री का संक्षेपण करना हो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि एक बार में समझ में ना आए तो अनेक बार और तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट ना हो जाए। प्रारंभिक अवस्था में कम से कम 3 या 4 बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा, रेखांकन। मूल सामग्री स्पष्ट रूप से समझ में आने के पश्चात उन आवश्यक वाक्य खंडों, भावों, विचारों या शब्दों को रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कर लेना चाहिए जिनका मूल भाव से प्रत्यक्ष संबंध हो। कोई भी आवश्यक तथ्य किसी भी दशा में छूटना नहीं चाहिए। तीसरा, प्रथम प्रारूप या आलेख्य। अनभ्यास की अवस्था में किसी सादे और पृथक पृष्ठ पर संक्षेपण का प्रथम प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। इस समय ध्यान रखना चाहिए कि वह समस्त सामग्री प्रारूप में आ जाए जो रेखांकित अंडरलाइन की गई है। एक बार पुनः पढ़कर देख लेना चाहिए कि संक्षेपण में मूल भाव का अनुसरण उपलब्ध है या नहीं। चौथा, अनावश्यक बातों का त्याग। उदाहरणों, दृष्टांतों, चमत्कारपूर्ण उक्तियों, पुनरावृत्तियों, मुहावरे, लोकोक्तियों तथा असंगत एवं अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। पांचवा, मौलिकता की रक्षा। यह नहीं विस्मरण करना चाहिए कि संक्षेपण मूल का संक्षिप्त रूप है। संक्षेपक को उसकी आलोचना या टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ना तो संक्षेपक को उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहिए और न किसी प्रकार का संशोधन ही करना चाहिए। यह सदा ध्यान में रहना चाहिए कि संक्षेपण में मूल विचारों या भावों का संरक्षण अपेक्षित है, अतिरिक्त बातों का नहीं। छठवां, प्रथम आकार निर्धारण। प्रथम प्रारूप तैयार हो जाने पर शब्दों की गिनती कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रायः परीक्षा में शब्दों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। यदि निर्धारित संख्या से शब्द कम या अधिक हों तो उसे संतुलित बैलेंस्ड कर लेना चाहिए। कभी कभी संक्षेपण में 1/2 या 3/4 करने का आदेश होता है। ऐसी स्थिति में भी निर्धारित अंश के आसपास ही संक्षेपण होना चाहिए। शब्द संख्या निर्धारित हो तो उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। सातवां, सुसंबद्धता। प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार हो जाने के पश्चात ध्यान से पढ़कर देख लेना चाहिए कि व्यक्त विचारों या भावों में सुसंबद्धता है कि नहीं। आठवां, अशुद्धियों का निर्धारण व निराकरण। मूल सामग्री के भावों तथा विचारों का सुसंबद्ध रूप में संक्षेपित करने के उपरांत व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तनी, वाक्य विन्यास, समास, विराम चिन्ह आदि की यदि कोई अशुद्धि रह गई हो तो तत्क्षण ठीक करना चाहिए। नौवां, उपयुक्त शीर्षक निर्धारण। मूल विषय को भली भांति हृदयंगम करने के उपरांत उपयुक्त शीर्षक टाइटल सोचना चाहिए। शीर्षक निर्धारण करते समय यह ध्यान रहे कि शीर्षक मूल भाव पर प्रकाश डालता हो। संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक देना चाहिए। यह प्रायः अवतरण के प्रारंभ या अंत में छिपा रहता है। शीर्षक चयन में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मूल अवतरण में व्यक्त विचारों के साथ उसका सामंजस्य हो। उपयुक्त चुभता हुआ शीर्षक चुंबक के समान है जो प्रमुख विचारों के कणों को अपने आप खींच लेता है। शीर्षक रचना की कुंजी के समान है। शीर्षक का आकार
अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ के कथ्य पर अर्थात मैटर पर निर्भर करता है। शीर्षक किसी रचना का वह दरवाज़ा है जिसमें से पाठक उस रचना में प्रवेश करता है। 10वां शब्द संख्या उल्लेख। शीर्षक निर्धारण करने के उपरांत निर्धारित शब्द संख्या शीर्षक के निकट कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। 11वां प्रारूप स्थानांतरण ड्राफ्ट ट्रांसफ़र। संक्षेपण को अंतिम रूप प्रदान करने के उपरांत उस स्थान पर लिखना चाहिए जहां आवश्यक हो। यदि पृथक पृष्ठ पर लिखा हो तो उतारने के उपरांत उसे फाड़ देना चाहिए, जैसा कि परीक्षा में संभव नहीं है। और यदि परीक्षा पुस्तिका के किसी अन्य पृष्ठ पर लिखा है तो वांछित पृष्ठ पर उसे उतारने के उपरांत अवश्य काट देना चाहिए, अन्यथा परीक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन में हानि हो सकती है। 12वां छोटे वाक्यों का प्रयोग। क्लिष्ट, दुरूह, दुर्बोध एवं बड़े वाक्यों की जगह सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करना उचित एवं संगत रहता है। 13वां अन्य पुरुष का प्रयोग। उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष की बजाय अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। 14वां व्याकरण सम्मत भाषा। अपने प्रारूप को कई बार पढ़िए। यदि शब्द, वाक्य विन्यास, समास, संधि आदि व्याकरण संबंधी अशुद्धियां रह गई हों तो उन्हें ठीक करना चाहिए। 15वां संक्षेपण की शैली। इसमें शब्द आधिक्य के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें प्रसाद गुण और अभिधा की प्रधानता रहती है, अतः संक्षेपक को अपनी भाषा शैली पर भी ध्यान रखना चाहिए। और 16वां पुनर्निरीक्षण। वांछित स्थान पर लिखने के उपरांत एक बार पुनः ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रायः लिखते समय कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है जिसका संशोधन आवश्यक है। संक्षेपण की इन समस्त प्रक्रियाओं का सतर्कतापूर्वक अनुसरण करने पर संक्षेपण सरल प्रतीत होगा। अंत में हम पुनः इसको सार रूप में आपके सामने रख रहे हैं कि संक्षेपण की विधि को किस प्रकार संपन्न करनी चाहिए। संक्षेपण की विधि या प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए। सर्वप्रथम जिसका संक्षेपण करना है उसे आद्योपांत माने शुरू से अंत तक पढ़ें तथा केंद्रीय विचार या केंद्रीय विषय को शीर्षक रूप में अभिव्यक्त करें। मूल के सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करें तथा संक्षेपण से पूर्व यह भी निश्चय कर लें कि संक्षेपण का कौन सा प्रकार अपनाना है। संक्षेपण अन्य पुरुष की भाषा में करें तथा यह ध्यान रखें कि उसका आकार मूल का तिहाई रहे अर्थात 33% रहे। मूल के महत्व को देखते हुए संक्षेपण 1/3 से भी कम या थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं। संक्षेपण में भाषा अलंकारिक के स्थान पर सहज, सरल, स्पष्ट तथा प्रभाव उत्पादक हो। कार्यालयीन भाषा में मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग वर्जित है, परंतु साहित्यिक अवतरण आदि के संक्षेपण में मुहावरों, सूक्तियों तथा सामासिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेपण में व्यास शैली के स्थान पर समास शैली का प्रयोग करें। संक्षेपण में भाषा संकोच और अर्थ संकोच की प्रवृत्ति प्रखर और मुखर रखें। संक्षेपण करने के बाद उसे आद्योपांत अर्थात शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। पढ़ने के उपरांत यदि ऐसा लगे कि मूल के कुछ तथ्य छूट गए हैं या कुछ अनावश्यक जुड़ गया है तो मूल से जो तथ्य छूट गए हैं उन्हें जोड़ें तथा जो अनावश्यक लगे उसे काट दें। निष्कर्षतः जिस प्रकार विस्तृत वर्णन से श्रोता ऊबते देखे गए हैं उसी प्रकार विस्तृत वर्णनों के पन्ने उलटते लोगों को देखा गया है। मानव को निरंतर समय अभाव रहा है। परिणामतः संक्षेपण का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, न्यायालयों तथा सार्वजनिक संस्थाओं आदि में संक्षेपण की महत्ता विशेष रूप से समझी जाती है।